नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां जमीन के अंदर से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल इसी मोहल्ले से गैस की पाइपलाइन गुजरती है, जिससे लोगों को डर हो गया कि कहीं गैस का पाइप फट गया है। स्थानीय लोगों को प्रशासन को खबर दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। मामले की जानकारी पर गेल इंडिया के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। और ये तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देखे वहां पर जमीन के अंदर से आग निकलने की खबर लोगों को मिली, तो लोगों ने फिर इसकी सूचना वहां पर स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किस तरीके से आग बुझाया जा रहा है आप देख पा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जमीन के अंदर से जैसे ही आग की लपटें निकली तो लोगों में डर का माहौल हो गया, क्योंकि यहीं से गैस की पाइप भी गुजर रही है। तो गैस कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। हल्का हल्का आग भी दे रहा था, तो हम लोग को यहाँ मार्केट वाले ने खबर किया, सैयद भाई ने, तो तुरंत हम लोगों ने बोला कि 112 पर कॉल करो। 112 ने लाइनअप किया कंपनी वाले को, गैस कंपनी वाले को। गैस कंपनी वाली आई और मतलब अपना जो था केमिकल के द्वारा बुझाने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक बुझा नहीं, लेकिन कंट्रोल में है। अभी तो पूरा कितने बजे से जल रहा था? शाम 5 बजे से। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वहां पर देखिए जमीन के अंदर से आग निकलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि जमीन के अंदर से आखिर आग कैसे निकल सकती है, जिसके बाद वहां जाकर जब देखा गया तो पता चला कि उस जगह से गैस की पाइप गुजर रही है। अब लोगों के मन में डर ये था कि गैस की पाइप अगर कहीं फट जाती है तो आग की लपटें और भी ज्यादा तेज हो सकती है। हालांकि समय रहते लोगों ने इसकी सूचना वहां पर प्रशासन को दे दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी समय रहते मौके पर पहुंच गई और आग को किसी तरीके से बुझा लिया गया। बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां कोडरमा बड़का काना रांची रेलखंड पर पहाड़ का मलबा गिर गया। इससे कुछ देर तक के लिए रेल यातायात बाधित रहा। हालांकि बाद में रेल पटरी से पहाड़ का मलबा हटा दिया गया, जिसके बाद मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। पटरियों के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से इस रूट से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पिछले कई दिनों से रद्द है। जवाहर पुल के पास रेल पटरी पर देर रात यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि रेल पटरी और बरही कोडरमा के बीच निर्माणाधीन 4 लेन सड़क के बीच में यह पहाड़ है, जिसका मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया था। पिछले साल भी 16 जून को रेलवे ट्रैक पर इसी पहाड़ का मलबा गिरा था और ऐसा ही हादसा उस वक्त भी हुआ था। गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। फर्जी तरीके से पुलिस महानिदेशक को अपनी केस की पैरवी कराने के मामले में आरोपित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने आईपीएस के खिलाफ इश्तेहार जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आदित्य कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए पटना के सिविल कोर्ट में पिटीशन दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन कल अदालत ने पूर्व एसएसपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिन अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेवारी आईपीएस अधिकारी और गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार को थी, वही आदित्य कुमार अब पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। ये बात अलग है कि बिहार पुलिस आदित्य कुमार को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम रही है, लेकिन इसके बावजूद आदित्य कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पटना उच्च न्यायालय ने आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जाहिर सी बात है, अब आदित्य कुमार के सामने राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अपने लिए पटना उच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे ताकि उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके। बहरहाल अब बिहार पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये वही आदित्य कुमार हैं जो फरार होने के पहले इसी बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात थे और अब फरारी के बाद पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पटना से लेकर उनके गृह जिले मेरठ तक पुलिस पहुंच गई है, लेकिन आदित्य कुमार का कोई पता नहीं चल सका है। इस बीच उनके खिलाफ पटना बिहार न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार भी जारी कर दिया गया है और जगह जगह पुलिस जो है उनको खोज रही है। जाहिर सी बात है, आदित्य कुमार के लिए अब कोई चारा नहीं बचा। देखना होगा
उनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होती है। चूंकि बिहार पुलिस का ये इतिहास रहा है कि जितने भी रसूखदार हैं उनके खिलाफ अगर कोई आरोप लग जाता है तो उनको गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस नाकाम रही है, और अंततोगत्वा ऐसे लोग या तो कोर्ट से बेल ले लेते हैं या फिर उनकी जो है वो सरेंडर कर देते हैं। तो आदित्य कुमार का नाम भी ऐसे ही लोगों में शुमार हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से पूछा जाए तो उनका रटा रटाया जवाब होता है। अभी पिछले दिनों एडीजी मुख्यालय ने ये कहा कि आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में काम कर रही है और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन ये किस तरह की कार्रवाई है कि आदित्य कुमार अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर हुई डकैती कांड को मधुबनी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक बीते 29 नवंबर को शिक्षक हरे कृष्ण महतो के घर पर 6 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर नामक शातिर बदमाश है, जो कि मूलतः बिहार शरीफ का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो मधुबनी के अररिया संग्राम स्थित चिरकुटा इलाके में घर बनाकर बस गया है। पुलिस के मुताबिक सोनू मियां और उसके साथियों पर बिहार शरीफ समेत कई जिलों में लूट और डकैती के 20 से अधिक केस दर्ज हैं। फिलहाल सोनू मियां फरार चल रहा है। हालांकि उसके गैंग के जुड़े बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनकी निशानदेही पर मधुबनी पुलिस ने सोनू मियां के अररिया संग्राम स्थित घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में जेवरात और धारदार हथियार समेत कई कागजात बरामद किए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि सोनू मियां उर्फ जफर खान अलग अलग जिलों में अब तक 5 शादियां भी कर चुका है। बहरहाल पुलिस की तहकीकात जारी है। एसडीपीओ आशीष आनंद का कहना है कि लूट गिरोह का मास्टरमाइंड सोनू मियां भी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ये लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर था। हाल के दिनों में यह आरएसओपी अररिया संग्राम ओपी के चिरकुट्टा नामक जगह पर अपना घर बना के रह रहा है। मूलतः यह बिहार शरीफ का रहने वाला है और वहाँ पर कई सारे कांड, लगभग 20 से 25 कांड उस पर दर्ज हैं और उसके काम करने का मोडस ऑपरेंडी भी यही रहा है। वहाँ से भाग करके यह यहाँ शिफ्ट कर गया। आरा में पिछले दिनों लगातार हुई आपराधिक घटनाओं का लिंक आरा जेल से जुड़ रहा है और इसके बाद डीएम और एसपी जेल पहुंचे। जेल अधीक्षक के साथ करीब 4 घंटे तक बैठक की। शनिवार को जेल से मिले 35 मोबाइल और सिम कार्ड मामले को लेकर डीएम ने जेल अधीक्षक से विस्तृत जानकारी ली और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर आरा जेल में निगरानी बढ़ा दी गई है। समस्तीपुर में वैशाली से गई पुलिस टीम पर हमला के बाद पुलिस से लूटी गई AK-47 और कारतूस को पुलिस ने बरामद कर लिया है। समस्तीपुर पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर लावारिस हालत में AK-47 बरामद किया। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दरअसल शुक्रवार को मुफस्सिल थाना के सोनबरसा चौक के पास छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय अपराधी हलधर कापर और उसके सहयोगी ने हमला किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और इसी दौरान AK-47 राइफल, 20 गोली, 2 मोबाइल लूट ली गई थी, जिसके बाद समस्तीपुर पुलिस ने लूटी गई AK-47 की बरामदगी के लिए सर्च अभियान चलाया था। संध्या 2 दिसंबर की संध्या 8 बजे वैशाली जिला से एक टीम आई थी यहाँ हमारे यहाँ छापामारी करने सोनबरसा चौक पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जहाँ वहाँ के स्थानीय एक अपराधी हैं हलधर कापर, उनके द्वारा उस टीम को रोक करके उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस का जो राइफल था AK-47 उसको छीन लिया गया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने उस राइफल की बरामदगी की है तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की है। कितने अपराधी गिरफ्तार हुए? अभी तक 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके निशानदेही पे ही राइफल की बरामदगी हुई है, AK-47 राइफल। बिहार के गया में हथियारबंद अपराधियों ने चावल व्यवसायी से नकदी सहित चांदी की मूर्ति लूट ली। घटना कोतवाली थाना के कठोकर तालाब मोहल्ले की है, जहां हथियार के बल पर अपराधियों ने चावल व्यवसायी से 25,000 रुपए नगद सहित चांदी की मूर्ति और सिक्के लूट लिए। लूट की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मैं रात को गाड़ी उतरवा रहा था, उतरवा के जब चल गया दुकान बंद करने लगा तो शटर डाउन किया। उसी के दौरान 2 लड़का पिस्तौल उठाने भी आया, एक लड़का बाद में आया। उसी में पैसा करीबन 25,000 नोट और 10,000 एक चीज और कुछ चांदी का सिक्का और चांदी का
लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा था, वो सब लेके चला गया। खबर सासाराम से है, जहां बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस का कपलिंग खुल गया। ट्रेन के S8 और S9 कोच के बीच का प्रेशर पाइप अलग हो गया। घटना गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेलखंड के सासाराम और डेहरी ऑन सोन स्टेशन के बीच करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास की है। डेहरी ऑन सोन से जब ट्रेन सासाराम की ओर बढ़ी, उसी बीच करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास महाबोधि एक्सप्रेस का S8 और S9 कोच का प्रेशर पाइप अलग हो गया। साथ में उसका कपलिंग भी खुल गया, जिस कारण 2 कोच ट्रेन से अलग हो गई। लेकिन ड्राइवर तथा यहां पर गार्ड के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान लगभग 35 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। बाद में अभियंत्रण विभाग ने ट्रेन के सफर को ठीक ठाक किया। इसके बाद ट्रेन आगे की ओर रवाना हो गई। इस प्रकार इस घटना में कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और अब लापरवाही की जांच रेल प्रशासन कर रही है। अटेंडम मतलब ये ट्रेन आगे बढ़ गया, वैकम खुल के आवाज किया ब्राम से और ये ट्रेन आगे बढ़ गया। बोगी अलग हो गया है क्या? बोगी अलग हो गया। कहाँ जा रही थी ये ट्रेन? ये नई दिल्ली जा रही है। महाबोधि एक्सप्रेस ये डेहरी और करबंदिया के बीच में 2 भाग में हो गया है, यानी बोगी अलग हो गया है, आगे वाली अलग पीछे वाली अलग। तो ये हटाहट नहीं हुआ है और दोनों जो है जाकर के वहाँ कोई यहाँ से रेलवे का दिया, रेलवे कर्मचारी है उसको जो है जोड़ दिया है, उसके बाद वहाँ पर चालू हो गई। खगड़िया के गंगौर इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य के बेटे की छठी पर जमकर शराब पार्टी की गई, जिसमें शराब के नशे में कई लोग झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि शराब की बोतल लेकर और हथियार लहराते हुए डांस किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इसी बीच बड़ी खबर असम से आपको बता दें, असम में हादसा हुआ है। ईंट चिमनी में विस्फोट से हादसा हो गया, जिसमें बिहार के 2 मजदूरों की मौत की खबर है। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें से 2 मजदूर बिहार के थे। कछार के लखीपुर में यह हादसा हुआ है। सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। और ये तस्वीर हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए हादसे के बाद सभी जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और ये वहां की तस्वीर, ईंट चिमनी में जहां विस्फोट हुआ है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अभी भी देखिए वहां पर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पर यह हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और 2 बिहार के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसमें जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों की भीड़ भी आप वहां पर देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौजूद है। गोपालगंज में तापमान में गिरावट आने और प्रदूषण का स्तर बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड सांस के मरीजों से भरा हुआ है। डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों को गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तापमान में गिरावट आने के साथ ही जो बीपी के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, उनमें आजकल जो है बढ़ोतरी हो गई है। और सदर अस्पताल में सुबह से ही आज जो है बीपी के जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार, चूँकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और तकरीबन 3 डिग्री जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इसके साथ ही जो सांस से संबंधित मरीज हैं वो अस्पतालों में लगातार पहुँच रहे हैं। और अस्पताल में जो इमरजेंसी वार्ड है सदर अस्पताल का, उसका पूरा बेड जो है भरा हुआ है। ये लाल एरिया है, रेड एरिया, और इसमें अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जो मरीज़ हैं वो भर्ती हैं। ज़्यादातर मरीज़ जो है ओल्ड एज के मरीज़ हैं जिनमें सांस की तकलीफ़ है और ऐसे मरीजों को डॉक्टर भी इस मौसम में बचने की सलाह दे रहे हैं। मौसम में जो बदलाव होने के साथ ही जो प्रदूषण का स्तर है वो भी गोपालगंज में बढ़ गया, चूँकि गोपालगंज में AQI का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो तकरीबन 300 तक पहुंच चुका है।
और ये कि वही वजह है कि जो सांस से संबंधित मरीज हैं उनमें लगातार जो शिकायतें आ रही हैं वो लगातार बीमार भी हो रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ डॉक्टर हैं इमरजेंसी वार्ड के जो मरीज के इलाज कर रहे हैं। हम डॉक्टर से भी बात करते हैं कि इस मौसम में कैसे जो सांस के मरीज हैं वो खासकर बचाव रखें और बचने के लिए इन मरीजों को क्या क्या करना होगा, इन तमाम तरह की बातें हम डॉक्टर से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, जो मौसम लगातार बदल रहा है, पेशेंट भी बीमार हो, किस तरह के पेशेंट इस वक्त आ रहे हैं? अभी क्या है, अभी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ज़्यादा पेशेंट आते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में विंटर के केस में क्या होता है कि जो हमारी जो नॉर्मल टेंसिव पेशेंट जो भी होते हैं ना, वो हाइपरटेंसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि विंटर में ज़्यादातर बीपी हाई होने का चांस बढ़ता है। ज़्यादातर लेयर्ड मैंने कपड़ा पहनना चाहिए, जैसे हम एक नहीं पहने, 3 4 5 6 कपड़ा एक साथ पतला पतला ही पहने तो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा ठंडा। एक तापमान है, प्रदूषण भी इस हाँ, ये सब तो एक्स्ट्रा उसको रिस्क फैक्टर में बढ़ा करने का काम करता है, लेकिन मेनली यही होता है। हम जो लाइफ स्टाइल अपना बदल देते हैं, विंटर में लोग थोड़ा सा टहलना वहलना कम कर देता है, उसको बंद नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, शरीर मोटा नहीं होने देना है, ये सब भी फैक्टर आता है बीपी में, है ना। हाँ, इस तरह। क्या नाम है सर? विमान केसरी हुआ मेरा नाम। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर हैं डॉक्टर विमान केसरी जी, और कैसे बता रहे थे मरीजों को बचना है, और जो लगातार अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उससे कैसे लोग बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो मरीज हैं, खासकर बीपी के जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उन्हें खासकर जो सावधानी बरतनी होगी और ठंड से बचाव के तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो करने होंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। बिहार में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। 15 फरवरी तक प्रदूषण का स्तर इसी तरह से बने रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं वायु प्रदूषण रोकने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पहल पर नया गाइडलाइन जारी किया गया, जिसका सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में बढ़ता प्रदूषण पिछले एक पखवाड़े से गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। और एक बार फिर से ये पटना की तस्वीर देखिए, जो AQI है वो इको पार्क के पास 396 है, SKM हॉल के पास 363 है, जबकि BIT मिश्रा के पास 1528 है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि पटना की क्या स्थिति है, पटना की आबोहवा कितनी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जो दूसरी जगह है राजधानी पटना में, उनकी स्थिति देखिए, DRM दानापुर के पास 342, गवर्नमेंट स्कूल पटना सिटी के पास 351 और इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर जो पटना से सटा हुआ है वहां 313। कई जगहों पर हमने देखा कि 400 के करीब जो AQI का लेवल है वो पहुंच गया, और वाकई में यह स्थिति बेहद खतरनाक है। और जैसा कि बताया मैंने, 15 दिनों से, लगभग एक पखवाड़े से स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। और बिहार के 28 में से 19 शहर गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं। हर रोज देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के ही करीब 8 से 9 शहर शामिल रहते हैं। कई दिन तो ऐसा भी हुआ कि उस दिन देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में सभी के सभी बिहार के ही होते हैं। और वाकई में ये चिंता की बात है। 400 का आंकड़ा पार कर गया है कई बार AQI का जो स्तर है उसका। और ऐसे में जो पर्यावरणविद है वो चिंता जाहिर करते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि धूल की अधिकता के कारण AQI का लेवल जो है वह फिलहाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। धुएं और कार्बन की तुलनात्मक रूप में कम मौजूदगी के कारण यह उतना खतरनाक नहीं है जितना देखने से लगता है। और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार और एजेंसियों के अलावा आम लोगों की भी है कि बढ़ते प्रदूषण का सीधा संबंध उनके स्वास्थ्य पर है, क्योंकि इसका लीवर, किडनी और आपके शरीर के दूसरे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तब आप स्वस्थ रह सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आरा जेल छापा मामले में अपडेट सामने आया है। 17 कैदियों को आरा से हटा दिया गया है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आरा मंडल कारा में छापेमारी हुई थी और आज इस मामले में बड़ा अपडेट, जिसमें 17 कैदियों को हटा दिया गया है। पटना और भागलपुर ये 17 कैदी शिफ्ट किए गए हैं। जेल IG के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कल छापेमारी के दौरान इस आरा मंडल कारा से करीब 35 मोबाइल बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां चलती कार
गोला बन गई और घटना भोरे थाना क्षेत्र के भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर सिसई गांव के पास की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कार सवार सभी लोग फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये कार शराब तस्करों की थी और इस कार में शराब छिपा कर लाई जा रही थी। इसी दौरान कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। वहीं कार में आग लगने के बाद किसी ने इसका वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये तस्वीर उस जलती हुई कार की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि इस कार में शराब भरकर लाया जा रहा था और तभी अचानक इसमें आग लग गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद कार के अंदर लोग वहां से फरार हो गए और आग जलकर खाक हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब मुंगेर में ही कैंसर पीड़ित मरीजों की स्क्रीनिंग की शुरुआत की जा रही है। स्क्रीनिंग के दौरान कैंसर के संदिग्ध केस की पहचान होगी। कैंसर की पहचान के बाद पुष्टि के लिए मरीज को मुजफ्फरपुर भेजा जाएगा। इसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर की इकाई होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर की ओर से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन सौरभ को मुंगेर में पदस्थापित किया गया है। एनसीडी प्रोग्राम के तहत कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन सौरभ सदर अस्पताल के अलावा सभी पीएचसी में शिविर लगाकर कैंसर के संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के पश्चात कैंसर की पुष्टि के लिए मरीज को होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर भेजा जाएगा। वहाँ इंस्टीट्यूट से, होमी भाभा इंस्टीट्यूट से वो लोग स्कैन करेंगे। अच्छा, वो लोग स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करके कैंसर जो भी होंगे कैंसर का उसका पता लगाएंगे और फिर उसका उचित ट्रीटमेंट अर्ली करने का कोशिश करेंगे। यहाँ सदर हॉस्पिटल में होगा। मुजफ्फरपुर से टीम आ रही है। होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट जो मुजफ्फरपुर में खुला है, वहाँ से टीम आ चुकी है। इसमें एक डॉक्टर, 2 स्टाफ नर्स और डाटा ऑपरेटर ये सब रहेंगे। इसी की व्यवस्था के लिए हम लोग जगह यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पर उसका केस का डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और फिर ट्रीटमेंट एंड रेस्ट रेफर भी किया जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नालंदा की बेटी निधि भारती का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय लोग काफी ज्यादा खुश हैं। निधि भारती ने साल 2020 से मैच खेलना शुरू किया और 2 साल में ही टूर्नामेंट के लिए उसका सिलेक्शन हो गया। निधि भारती पुणे में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। India's